नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपकी यात्रा चल रही है बीए थर्ड सेमेस्टर के भूगोल विषय को लेकर के। पिछले 10 पाठ को हमने बहुत ही समझदारी के साथ पढ़ा समझा और उसको एक संक्षिप्त रूप में हमने आपको वीडियोस बना के दिए, जिससे आपकी यात्रा अच्छी चल सके, आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो सके। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये केवल छात्रों तक ही सीमित है, अन्य वर्ग के लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें से पारिस्थितिकी तंत्र, परिस्थिति और पर्यावरण, प्रदूषण से लेते हुए आज हम प्रकरण अध्ययन तक अपनी यात्रा को लेकर के पहुंच गए हैं। आज के हमारे पाठ में, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि 11वें नंबर का पाठ है, और प्रकरण अध्ययन में हम पढ़ेंगे गंगा के कार्य योजना के बारे में, बाघ परियोजना के बारे में, टेहरी बांध और नर्मदा घाटी यानी सरदार सरोवर के बांध के बारे में हम आज की जानकारी लेंगे। तो आ जाइए, हमारे साथ यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। उठा लीजिए कलम कापी, जो भी अच्छा लगता है उसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको कुछ समय तक याद रह सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम तक मुझे लगता है कि संभव नहीं है। तो आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो गंगा कार्य योजना के बारे में है, उसको जानने से पहले हमें गंगा के बारे में जान लेना सबसे ज़रूरी है कि गंगा नदी में इस कार्य योजना को प्रभावित करने का कारण क्या था, क्यों इस कार्य योजना को उसमें लागू किया गया। बात थी हमारे आज़ादी के बाद, यानी 1947 के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ, नए सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के बाद आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्थापित हुए। शपथ लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कार्य योजनाओं को क्रियान्वित किया। उसमें से एक कार्य योजना टेहरी बांध को लेकर के, सरदार सरोवर को बांध के लेकर के हुई, और साथ ही साथ गंगा नदी के बारे में भी बहुत तेज़ी के साथ सुधार के लिए, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बातचीत चली। हालांकि उस समय ये सफल नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सारे कार्य चल रहे थे और औद्योगिकीकरण की वजह से इसको तुरंत प्रभावी करना आसान नहीं था। औद्योगिकरण मतलब कारखाने, अब काम चल रहे हैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि देश आज़ाद हुआ, तो तुरंत कारखानों पे प्रतिबंध लगाना या उस पर कोई आक्षेप लगाना या उसके कार्य को बाधित करने के लिए आप कोई योजना नहीं ला सकते थे। इसलिए उस समय इस पे ध्यान नहीं दिया गया। चूँकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही थी, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे गंगा नदी के द्वारा गंगा नदी में मिल रहे थे और उससे उसका प्रदूषण बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। अब तो चीज़ें ये हुई, कारखानों के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण, और भी बहुत सारे कारण थे उसमें, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पुरातन स्थिति के अनुसार गंगा नदी के उद्गम के बारे में। गंगा नदी हमारी निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से। यहाँ दिख रहा होगा आपको, गंगोत्री से निकलते हुए देवप्रयाग और हरिद्वार में आती है, और वहाँ से मैदानी क्षेत्र में होते हुए बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और वेस्ट बंगाल से होते हुए सागर आइसलैंड यानी गंगा सागर के पास जाके समाप्त होती है। बहुत लंबी यात्रा करती है, लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा है ये। चूंकि ये पूरे मैदानी क्षेत्र को अपने में समाहित कर लेती है, तो उसके आसपास होने वाले सारे औद्योगिक जो संस्थान थे वो सब इसमें अपने, अब जैसे ये कानपुर है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपने सारी चीज़ें गंगा नदी में बहा देता था। इसकी वजह से उसमें बहुत तेजी के साथ प्रदूषण शुरू हुआ और इसकी कार्य योजनाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण बना। अब गंगा नदी का प्रदूषण सही करने के लिए कार्य शुरू हुआ 4 जून 1986 को राजीव गांधी जी के समय में। अब इस पे बात हुई कि इसको रोका कैसे जाएगा, ये कार्य योजना में किस प्रकार से भागीदारी करेगा। तो ये बातें निकल के आई कि सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग से गंगा का प्रदूषण फैल रहा है। गंगा नदी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण
कारखानों की वजह से आ रहा है। अभी जल प्रदूषक के रूप में अब यहाँ बात करेंगे हम, तो हरिद्वार के नीचे तक नदी एकदम लगभग साफ सुथरी मिल रही थी। गंगा कार्य योजना के अंतर्गत जब इसे जांच किया गया तो यहाँ तक तो सब चीज़ें साफ मिल रही थी, यहाँ तक पानी बिल्कुल स्वच्छ था लगभग 90% तक। लेकिन यहाँ से जब मैदानी क्षेत्र में आता है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है तो यहाँ से आगरा से निकलने वाले प्रदूषण के उसकी सहायक नदियाँ गंगा में पहुँचा रही हैं। वहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं, कानपुर के आसपास सबसे ज़्यादा नदी प्रदूषित हो रही है और यहीं से आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद, वाराणसी और बिहार में हथकरघा उद्योग के समय से कपड़े के रंगाई से और साथ ही साथ टेक्सटाइल कंपनियों के द्वारा भी इसमें प्रदूषण मिलाया जा रहा था, गंदे जल इसमें मिलाए जा रहे थे और ये प्रदूषित होते हुए वेस्ट बंगाल में अपने सबसे ज़्यादा प्रदूषण की ओर बढ़ती हुई और ये यहाँ पे सागर आइसलैंड जिसे कहते हैं गंगा सागर, वहाँ पे आके विलुप्त हो जाती थी। और नदी का हालत ये हो गया कि ये बीच के जो 300-400 किलोमीटर हैं उसमें ये पीने योग्य तो छोड़िए, नहाने योग्य और जंतुओं के योग्य भी पानी इसमें नहीं बचा। ऐसे समय में राजीव गांधी जी ने 1986 में कार्य योजना शुरू करवाई और इसका नाम रखा गंगा कार्य योजना। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम गंगा की प्राचीन शुद्धता को फिर से प्रतिस्थापित करेंगे। तो गंगा कार्य योजना शुरू हुई और उसमें जो चीज़ें सम्मिलित की गई वो सबसे पहले उसे 2 चरणों में विभाजित किया गया। गंगा कार्य योजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया और पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को सम्मिलित किया गया और उसके 25 शहरों को और उसमें 261 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया। ये तो रही किताबी बातें। अब व्यवहारिक रूप से हम बात करते हैं, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से थी। अब हम व्यवहारिक रूप से बात करते हैं कि 25 शहरों और 261 परियोजनाओं को चलाने का कारण क्या था। 1986-87 में बात करेंगे। 1984 में इंदिरा गांधी नरसंहार हुआ। इंदिरा गांधी जी को उनके अंगरक्षकों ने गोली मार दी। बहुत सारे उसके बाद आप पता है नरसंहार हुआ, सिखों को मारा गया। उसी समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कारखानों पे बहुत तेजी के साथ बढ़ावा दिया। बहुत सारे कारखाने खुलने लगे और तेजी के साथ कार्य होने लगा। अब कार्य होने के अर्थ सीधा हुआ कि जब भी कारखानों में काम बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ना स्वाभाविक है और उसके नज़दीकी नदियों पे उसका प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है। तो गंगा नदी पे प्रभाव पड़ा और पर्यावरणविदों ने इन्हें बताया कि अगर इसका सुरक्षा नहीं किया गया तो गंगा नदी का जल पूर्णतः प्रदूषित हो जाएगा। तो गंगा कार्य योजना शुरू की और लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर की तरफ सीमेंट की फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण होता था, इस सबको सम्मिलित किया गया। साथ ही बिहार के पटना शहर से होते हुए 10 शहरों को सम्मिलित किया गया और पश्चिम बंगाल के 4 शहरों को सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण की कार्य योजना प्रारंभ की गई। उसके बाद दूसरी कार्य योजना का नंबर आया। दूसरी कार्य योजना का समय आते आते राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे और 1991-92 में देश के बाजार को पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया। अब इससे क्या हुआ, संसार की बहुत सारी कंपनियां भारत में आनी शुरू हो गई और कंपनियों का आने का अर्थ है कि कारखाने खुलेंगे, नई मिल खुलेगी, बहुत तेजी के साथ काम होगा और औद्योगिकीकरण अपने चरम पे रहा। अब इससे चीज़ें क्या बदली कि द्वितीय चरण में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण में विलय कर दिया गया, यानी इस गंगा कार्य योजना को एक नए रूप में राष्ट्रीय स्तर पे इसका विलय कर दिया गया और सभी राष्ट्र के लगभग राष्ट्र के मुख्य नदियों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया और ये 5 दिसंबर 1996 से प्रभावित हुआ। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में प्रभावित हुआ और गंगा कार्य योजना को यहीं पे रोक दिया गया और उसको राष्ट्रीय नदी संरक्षण में विलय कर दिया गया। और ऐसे में ये बात कही गई उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा
कुछ दिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, पी नरसिम्हा राव से, मतलब उस समय बहुत अस्थिरता थी भारत में सरकार को लेकर के, और 1998 से लगातार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। हालांकि हमें तो इससे मतलब है। तो राष्ट्रीय संरक्षण नदी संरक्षण विलय में प्रथम चरण को मिला दिया गया और उसके अधूरे काम को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें देश के 31 नदियों का भी समावेशन कर दिया गया, यानी कहा गया कि गंगा कार्य योजना में अब देश के बाकी नदियों का भी सम्मिलित कर दिया जाए, और इसी में घाघरा, गोमती और यमुना नदी को भी मिला लिया गया। और यमुना नदी को मिलाने का अर्थ सीधा आगरा से निकलने वाले चमड़ा उद्योग से प्रदूषित हो रहे जल को संरक्षित करना था, उन्हें संशोधित करके तब नदियों में मिलाने का प्रावधान चलाया गया। और ये कार्य योजना लगभग चलती रही और वर्ष 2015 में जाकर के नमामि गंगे परियोजना में फिर से विलय कर दिया गया। और नमामि गंगे परियोजना विशेष रूप से गंगा के लिए रही, और तब यानी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। गंगा कार्य योजना तेजी के साथ उभरती हुई अपने अंतिम चरण पे आई। अब 2015 की बात जो आई दोस्त, वो आपको आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगी, क्योंकि करंट की चीजें और अभी उसे सम्मिलित लगभग नहीं किया गया है, पुस्तक में नहीं है। लेकिन आपको इसे जानना बहुत जरूरी है। नमामि गंगे परियोजना, इसका लक्ष्य था कि वर्ष 2019 तक गंगा का पूर्णतः सफाई कर दिया जाएगा। वर्तमान में स्थिति हम देख सकते हैं, बहुत सारी कार्य योजनाओं में, बहुत सारे योजना से जो चल रही होती हैं, वो ऐसा संभव नहीं है कि समय पे ही पूर्ण हो, लेकिन इस पे होने वाले कार्य बताते हैं कि कितना प्रतिशत इस पे काम शुद्ध रूप से हुआ। इसी प्रकार से जब राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम चलाया गया तो उसमें लगभग 70% काम को पूर्ण कर लिया गया था। सीवर बना करके, घरेलू कचरों को एकत्रित करके, साथ ही साथ कंपनियों से बहने वाले जल को, प्रदूषित जल को संशोधित करके तब उसे नदियों में छोड़ा गया। और ऐसे में वर्ष 2006 तक लगभग 70% गंगा के प्रवाह में, यानी इस पूरी 31 नदियों में जो जल प्रवाहित हो रहे थे प्रदूषण, उन्हें समाप्त कर लिया गया। और 30% तब भी बच गए, यानी 50 मिलियन टन, लगभग 50 मिलियन टन था। यहाँ पे 50 मिलियन टन कचरा तब भी गंगा नदी में बह रहा था। और ऐसे करके कुछ आंकड़े यहाँ भी मिलते हैं, कुछ यहाँ भी और कुछ आगरा में भी। ऐसे करके लगभग 30% जल का संरक्षण अभी भी नहीं हो पा रहा था। और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वर्ष 2015 में नमामि गंगे परियोजना में उसे सम्मिलित कर दिया गया। और यहीं से नई योजना चली, नया नियम चला, और उससे गंगा को स्वच्छ करने का प्रावधान आगे बढ़ा। इसका परिणाम ये रहा कि लगभग जो 2014-15 के बीच में जिस नदी के हालत ये थे कि उसमें पर्यावरणविद और जलीय वैज्ञानिक ने ये देखा कि उसमें गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो रही है प्रदूषण की वजह से। और इस योजना के अंतर्गत डॉल्फिन फिर से गंगा में वापस आने लगी, यानी उसका जल पूर्णतः न सही लेकिन शुद्धता की ओर अग्रसर है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पे कोई सरकारी आंकड़ा जारी नहीं किया है जिसे हम बता सकें, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपको 2015 की योजनाओं को भी शामिल कर लीजिए गंगा कार्य योजना में। आज का ये समाप्त हुआ, अब आगे चलते हैं। अगला कार्य योजना जो प्रकरण अध्ययन में हमको पढ़ना है वो बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना को मनाने का कारण था कि जैव विविधता और उसके साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र में अनियमितता के कारण बाघ परियोजना को हमें शामिल करना पड़ा। बहुत तेजी के साथ बाघ समाप्त हो रहे थे, बहुत तेजी के साथ उनका शिकार किया जा रहा था। और ऐसी स्थिति में वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो देखा गया कि बाघ बहुत तेजी के साथ विलुप्त हो रहे हैं, यानी रेड बुक की ओर उनको शामिल करने की बात चलने लगी।
तो ऐसे समय में सबसे पहले उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। वर्ष 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 को लागू किया गया और बताया गया कि इनका शिकार कानूनी रूप से उल्लंघन है और सजा याफ्ता इसके लिए मिल सकती है, यानी अगर आप इसका शिकार करते हैं तो आपको इसके लिए सजा मिलेगी। तो वर्ष 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम चलाया गया और राष्ट्रीय पशु 1972 में घोषित कर दिया गया। हालांकि भारत का जो राष्ट्रीय पशु पैंथरा टाइग्रिस है और इसे बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि बाघ को आप चीता से नहीं जोड़िएगा। बाघ की जो त्वचा होती है वो पीली और लगभग नारंगी रंग की होती है और उन पे ये काले चित्तीदार नहीं होते हैं, ये रेखाएं होती हैं, काली रेखाएं होती हैं और ये राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। जबकि चीता में ऐसा होता है कि वो उन पे धब्बे होते हैं, ऐसे धब्बे मिलेंगे आपको चीता पे। और हमारा बाघ जो है वो बिल्लियों के 36 प्रजातियों में से एक है, यानी शुद्ध रूप से आप समझेंगे तो बाघ बड़ी बिल्ली है, क्योंकि उनका आकार, चाल ढाल और भाव लगभग बिल्लियों से मिलता है और ये बिल्ली की प्रजाति में बड़ी बिल्लियों में इनकी गिनती होती है। बड़ी बात यह है कि इनकी जो लंबाई है वो 1.8 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक होती है। 1 मीटर में लगभग 3.3 फीट होता है, तो 3 फीट लगभग ये 9 फीट तक इनकी लंबाई हो सकती है और इनके पूंछ की जो लंबाई वो 90 सेंटीमीटर लगभग होती है। त्वचा मैंने बताया कि नारंगी और पीले रंग की होती है जिसपे काली पट्टियां मिलती हैं। अभी 2 साल पहले कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में 17 सितंबर को 8 चीते मंगवाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से। अगले वर्ष फिर 12 आए और अभी उनकी संख्या लगभग 30 हो चुकी है और वो हैं चीता। वो चीता थे और ये बाघ है, तो इसमें अंतर आप लगा के चलेंगे कि हम आज बाघ की ही बात कर रहे हैं। बाघ परियोजना 1973 जब लागू किया गया तो इसका कारण ये था कि सर्वाधिक रूप से इन्हीं का शिकार चल रहा था और बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में, साथ ही साथ दुधवा नेशनल पार्क में, ऐसे लगभग 36-37 नेशनल पार्कों में इनके संरक्षण का नियम चलाया गया और जिसमें से कुछ मुख्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बाघ संरक्षण अधिनियम में सबसे पहला बांदीपुर में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र में, पलामू झारखंड में और इस प्रकार से कुल 27 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए और इनको बचाने का प्रयास किया गया। ये बाघ परियोजना रही। पेरियार बाघ परियोजना भी है जो केरल में मिलती है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब आएगा हमारा प्रकरण अध्ययन में टेहरी बांध परियोजना। पिछले वीडियोज अगर आपने देखे होंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में जब हम उसके मेल जोल का और उसके बदलाव के बारे में पढ़ रहे थे तो टेहरी बांध परियोजना हमने वहाँ भी पढ़ी है, इसलिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बहुत संक्षिप्त रूप से हम चलेंगे। अब टेहरी बांध यही है, उत्तराखंड में स्थित है और ये जो नदियाँ हैं वो भागीरथी और भिलांगना नदियाँ, ये दोनों मिल करके इन दोनों के पानी को रोका जाता है टेहरी बांध पे। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। ऊंचाई ऐसे समझिएगा कि तल से और ये जो है ये 260.5 मीटर है और ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसका प्रारंभ 1972 में ही किया गया था। 1972 में सीधे समझेंगे आपकी लगभग 3 परियोजनाओं को बनाया गया। सबसे पहला गंगा, दूसरा बाघ और तीसरा टेहरी बांध।
इसकी लंबाई 575 मीटर है, यानी ये जो इसकी लंबाई है ये 575 मीटर बनती है, लगभग आधा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। इसका खर्च तो बहुत ज़्यादा आया था, जिस पे हम बात करेंगे तो ये लगभग 3000 करोड़ से ऊपर ही इसके खर्च का अनुमान है। हालांकि इसको बनाने में बहुत सारी समस्याएं, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि पर्यावरणीय लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, और उसमें से एक सुंदरलाल बहुगुणा साहब भी थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे प्रश्न उठाया कि इससे बहुत सारे लोग विस्थापित होंगे, जल के एक जगह जमाव से सिंचाई परियोजनाओं में समस्या होगी, लोगों को दिक्कत होगा, पीने के पानी की कमी होगी, बिजली उत्पादन से आसपास में भी प्रदूषण फैलेगा और लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए इस योजना को रोक दिया जाए। और उस समय इस योजना को रोक भी दिया गया था, लेकिन वर्ष 1991 में इसे फिर शुरू किया गया और वर्ष 2006 में इसे पूर्ण कर लिया गया, जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है। टेहरीबाद परियोजना से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। इससे बिजली का उत्पादन होता है और सिंचाई के लिए कई सारी नहरें चलती हैं। बहुत ज़्यादा हम इस पर प्रकाश इसलिए डालेंगे क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने इसे पढ़ लिया है। अब अगला नंबर आता है सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाटी परियोजना के बारे, इसे नर्मदा घाटी परियोजना भी कहते हैं। अब इसकी स्थिति है गुजरात में नर्मदा नदी पर है और इसकी प्रस्तावना 1947 में बनाई गई थी। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही इन योजनाओं के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। 1947 में इसकी योजना बनी, लेकिन इसका जो कार्यान्वयन शुरू हो पाया, न्यू डल पाई, वो वर्ष 1961 में डल पाई, क्योंकि पूरे 11 साल लग गए इसकी परियोजना के बारे में समझने में और हमें धन एकत्रित करने में। ये चीज़ें चली सरदार सरोवर बांध, और इससे जो प्रभावित राज्य हैं, यानी इस परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं, वो सबसे पहले गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, लगभग बहुत सारे लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये परियोजना बनाई गई। अच्छा, इसमें समस्या ये हुई कि जब इसको बनाया जाने लगा तो यहाँ के आसपास के लोगों को यहाँ से विस्थापित करना पड़ा। अब विस्थापन की समस्या ये थी कि वो लोग जाएंगे तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए कुछ चीज़ें चलाई गई उस समय की सरकार से। उन्होंने कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो यहाँ से विस्थापित होगा उसे 2 एकड़ जमीन दिया जाएगा और सिंचाई के लिए उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभान्वित चीज़, सबसे बेहतरीन जो इस कार्य योजना में सम्मिलित था, वो यही था। और इसके साथ ही यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है तो उसे भी स्वतंत्र रूप माना जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को 2 एकड़ जमीन दी जाएगी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब ये रहा कि अगर परिवार में 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो 5 लोगों को 2 एकड़ जमीन दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको सिंचाई के लिए भी उत्तम व्यवस्था दी जाएगी। और भी इस योजना में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को समस्या नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए 5000 रुपया प्रति आवास यानी घर उनके सामान के लिए भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गांवों को खाली कराना पड़ा था इस योजना के अंतर्गत। तब के समय में लगभग 300 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया। 300 करोड़ की परियोजना थी। ये बात है वर्ष 1961 की। आज के समय में इन्फ्लेशन वगैरह जोड़ देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सरदार सरोवर बांध ये रहा और इससे बिजली भी बनाई गई, नहरें भी चलाई गई। और ये हमेशा एक कहते समस्या की बात होती है और राज्यों में आपस में
लड़ाइयाँ भी होती हैं कि हमें पानी कम मिल रहा है, इस बार हमें बिजली का उत्पादन कम मिला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साधारण शब्दों में क्या कहते हैं भाई, मुझे बिल्कुल शाब्दिक रूप से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक झगड़े का कारण है। मैं सामान्य शब्दों में बता दूं तो तीनों राज्यों में ये झगड़े का एक कारण है, और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ समस्या लगी ही रहती है, क्योंकि इसमें 3 राज्य सम्मिलित हैं। क्योंकि इन सब बातों पे हमने पिछले भी वीडियोस में बता रखे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जवाब देंगे। अलग से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अलग से वीडियो भी बनाएंगे, और पूरे एक रूप में, यानी इस पाठ को फिर से हम एक नए वीडियो के रूप में लेकर के आएंगे। और अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो आप पिछले क्लास की वीडियोस में जा कर के, यानी पिछले जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसमें हमने एक विस्तृत चर्चा कर रखी है। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वही हमारे लिए प्रेरणा बनती है। नमस्कार।